हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी एमपी सेट एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का सेशन जो है ये कंटिन्यूस सेशन है प्रीवियस का, जिसमें हम एमपी सेट 2022 का फिजिक्स पेपर का डिटेल सॉल्यूशन सॉल्व लेके आए हैं आप लोगों के लिए। हमने इसमें 3 वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 70 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब बाकी के बचे क्वेश्चन जो है आज हम इस सेशन में सॉल्व करेंगे। ओके, और साथ में ही आप लोगों के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज हम लेके आए हैं। अब इसका स्पेशल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज जो आप लोग परचेस करते हैं वो सारी टेस्ट सीरीज में सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, उसके ऑप्शंस होते हैं और 2-3 लाइन में जो सॉल्यूशन होता है। बट ये टेस्ट सीरीज एकदम कंप्लीटली डिफरेंट है। इसमें हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को, हम लोग आपको यूनिट वाइज टेस्ट देंगे, हम आपको मिक्स्ड टेस्ट देंगे और हम आपको फुल लेंथ टेस्ट देंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एमएससी में ऑलरेडी सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, ओके, लेकिन हम एमएससी में क्या नहीं करते, हम एमएससी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, क्योंकि हमारा जो पैटर्न बना हुआ है एग्जाम का वो थ्योरेटिकल बेस्ड है। क्वेश्चंस आते भी हैं तो बहुत कम आते हैं, डेरिवेशन फोकस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं मास्टर्स में। ओके, सो हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है उतने सॉल्व नहीं करते। हम कब सॉल्व करते हैं, जब हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो आप लोगों को कंप्लीटली नॉलेज है हर चीज का, बस उसको अप्लाई करना नहीं आता है। इसलिए आप लोगों को टेस्ट पे फोकस ज्यादा करना चाहिए और फिर टेस्ट के थ्रू आप लोगों को जो टॉपिक नहीं बन रहा है, आप लोगों से जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, उस टॉपिक को सर्च करना चाहिए, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। 11 जनवरी आपका टेंटेटिव डेट ऑलरेडी आ चुका है ना। सो आपके पास टाइम बहुत कम है। इस कम टाइम में 9 सब्जेक्ट्स 10 सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने हैं, है ना। तो उसका आप लोग सिलेबस खत्म करने में ही 2 महीने से ज्यादा का टाइम लगता है, आप लोग जानते ही हैं। अब उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी करनी है। सो टेस्ट सीरीज के थ्रू हमारे जो भी लूप होल्स है उसमें जाना, इस कम टाइम में एमपी सेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने का एक बहुत अच्छा पाथ है। मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा पाथ है ये, है ना। सो स्पेशल टेस्ट सीरीज में आप लोगों को यूनिट वाइज टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और हर टेस्ट में 100 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आपके मेन एग्जाम में भी 100 क्वेश्चंस ही आते हैं। सो आपका माइंड हर बार एक्टिव रहेगा कि मुझे एट अ टाइम 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है 2 घंटे में बैठ के। तो आप लोगों की सिटिंग हैबिट भी होगी, आप लोगों को 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करना है, उसका आपका माइंडसेट भी डेवलप्ड हो जाएगा। तो जिस दिन आप मेन एग्जाम के दिन जब बैठेंगे ना, तो आप लोगों को कुछ ऐसा एबनॉर्मल जैसा नहीं लगेगा। ब्रेन ऑलरेडी ट्रेंड हो चुकेगा जब आप इतने सारे टेस्ट करेंगे और हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन हैं। ठीक है, हर टेस्ट में हम आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन देंगे, जो कि स्पेशलिटी है हमारे टेस्ट सीरीज की। ओके, आज तक कोई कभी भी वीडियो सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज के लिए प्रोवाइड करता ही नहीं है। सब लोग या तो पीडीएफ नोट्स दे देते हैं या फिर 1-2 लाइन में सॉल्यूशन दे देते हैं, बट हम आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। हर टेस्ट के आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड होंगे इस टेस्ट सीरीज के कोर्स में। प्लस हर हफ्ते हम आप लोगों का डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे। इसी टेस्ट सीरीज में ये सारी चीजें दी जाएंगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 499 में है। 500 रुपीज की टेस्ट सीरीज है। इसकी वैलिडिटी आप लोगों के एग्जाम तक रहेगी। ओके, सो हर हफ्ते हम डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे। इन केस आप लोग जो टेस्ट दिए हैं उस टेस्ट से रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ भी चीजें समझ नहीं आती हैं, तो आप उस डाउट क्लियरिंग सेशन में हमसे आप पूछ सकते हैं। इसीलिए आप इनिशियली कोर्स को ज्वाइन करें, सो दैट आप एक पाथ फॉलो करते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है एग्जाम के 2 हफ्ते पहले टेस्ट सीरीज ले रहे हैं और फिर आप उम्मीद करेंगे कि 2 हफ्तों में हम आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अभी हम लोगों ने ऑलरेडी एक पैटर्न बना रखा हुआ है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम 2-3 दिन में टेस्ट अपलोड करते रहेंगे। आप लोग उनको सॉल्व करिए। हर वीक के एंड में हम उन 2 या 3 टेस्ट से रिलेटेड जो है एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे आप लोगों के लिए। ओके, सो मुझे नहीं लगता है कि ये कंप्लीटली ही टेस्ट सीरीज से रिलेटेड टॉप कोर्स है या कंप्लीटली ही थ्योरेटिकल कोर्स है। ये बहुत अच्छा कोर्स है, कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करने का और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एमपी सेट एग्जामिनेशन
क्लियर करने का फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट एक बहुत अच्छा चीज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और कुछ भी डिटेल आप लोगों को इसके बारे में जाननी हो, पूछनी हो, तो आप लोगों को नंबर दिख ही रहा है, आप उससे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हमारा एक ग्रुप है फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट, उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भेज देंगे, तो आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड हम आज का सेशन चालू करते हैं। तो हमने उसमें 115 तक कर लिया था। नाउ अब आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ क्लीन गॉर्डन इक्वेशन, जो कि आता है आप लोगों का क्वांटम मैकेनिक्स, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ओके, दिस इज ऑफ एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, दिस इज ऑफ एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। सो हम जो श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ते हैं वो श्रोडिंगर इक्वेशन किसके लिए होता है? दैट इज फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस और सिंगल पार्टिकल के लिए होता है। और इसीलिए क्लीन गॉर्डन इक्वेशन आया, क्योंकि क्लीन गॉर्डन इक्वेशन रिलेटिविस्टिक के लिए है। प्लस आप लोगों का डिराक इक्वेशन जो भी हम एडवांस क्वांटम में पढ़ते हैं दैट इज ऑल्सो फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। अब क्लीन गॉर्डन और आपका डिराक में सिर्फ एक अंतर ये है कि क्लीन गॉर्डन जो है वो उस पार्टिकल्स के लिए है जिनकी स्पिन 0 होती है, जबकि जो डिराक इक्वेशन है वो हमारा उन पार्टिकल्स के लिए है जिनकी स्पिन जो है वो हाफ इंटीजर होती है। दैट्स वाई जब हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, आप लोगों को बहुत फेमस ये चीज पता ही होगी कि डिराक सर जो है थ्योरेटिकली ही उस इक्वेशन के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल डिस्कवर किए थे। ओके, सो वो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की जब रिसर्च कर रहे थे, जब वो अपना डिराक इक्वेशन बना रहे थे, उसी टाइम पे जो है उन्होंने ये सारी चीजें की थी। ओके, सो ये जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आप लोगों को पता भी होनी चाहिए ये सारी चीजें क्या होती हैं। 1/c² del 2 psi by del t square is equals to del square psi, no, minus del square psi माइनस डेल स्क्वायर साई। ये इक्वेशन एज इट इज याद होनी चाहिए आप लोगों को, है ना। ये हम क्वांटम मैकेनिक्स, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स जो है हम लोग मास्टर्स में पढ़ते हैं। साई इज इक्वल्स टू 0। अब इसको रीअरेंज करते हैं ना, तो अब इसको रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करने पर हम इसको यही रखते हैं, del 2 psi बाई del t स्क्वायर को हम यही एज इट इज रखते हैं, एंड सी स्क्वायर को इस साइड भेजते हैं, तो ये सी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई माइनस ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई। ओके, अब एच क्रॉस स्क्वायर डेल 2 साई बाई डेल टी स्क्वायर is equals to c square h cross square del square psi minus m square c to the power 4 of psi। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए, क्या होगा? देखिए, इस इक्वेशन से हम नेगेटिव साइन निकालेंगे ना, तो यही बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये तो नहीं होंगे, ये सब गलत इक्वेशन दिए हुए हैं, क्योंकि इसका साइन और इसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसमें अपोजिट है, इसमें भी अपोजिट है, इसमें तीनों ही पॉजिटिव दे दिया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके पहले जो हमने वीडियो किया था ना, उस वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, जिसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस के ट्रेपेजॉइडल वाले थे, सिम्पसन 1/3 का था, इंटरपोलेशन का था, जो कि कैलकुलेटिव थे। बट अभी के जितने क्वेश्चन है इसमें मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मीन्स आप लोगों को थ्योरी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन जो है ये क्या है? दीज आर ऑल दी मेथड्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन। मीन्स हमारे पास कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम से रिलेटेड अगर हमको कोई पार्ट ऑफ द सिस्टम पता है, लेकिन हमको उसका
आइडियल केस पता है, जैसे 1D बॉक्स है, 1D बॉक्स में मैंने कुछ परटर्बेशन कर दिया है ना, मेरे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो ऐसे टाइप्स की चीज अगर मेरे पास है, उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट मुझे पता है और उसका एक पर्टर्ब्ड वाला सिस्टम पता है, तो मैं अप्रोक्सीमेट मेथड का यूज करके उस पर्टर्ब्ड वाली चीजों के बारे में पता कर सकती हूँ। यही हम अप्रोक्सीमेशन मेथड्स पे पढ़ते हैं, जिसमें हमारा एक पर्टर्बेशन आता है, पर्टर्बेशन थ्योरी है, आपका वेरिएशनल मेथड एक थ्योरी है ना, वेरिएशनल मेथड एक थ्योरी है, और एक आपका पर्टर्बेशन में दो आता है, टाइम डिपेंडेंट आता है, टाइम इंडिपेंडेंट आता है, और एक डब्ल्यू के बी है। ठीक है, सो डब्ल्यू के बी को हम क्लासिकल सेमी क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं ना, ये आप लोगों को पता ही होगा, सेमी क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि फॉर जब हम इसके वेव फंक्शन या जब हम इसकी वैल्यू को लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं, तो हमको जो हमारा जो रिजल्ट है वो एज इट इज क्वांटम मैकेनिक्स से क्लासिकल मैकेनिक्स में शिफ्ट हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि जब हम डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, तो उसमें जब हम साई का जब हम एक्सपेंशन करते हैं, मान लो आप लोग एक्सपेंड कर रहे हैं साई को, तो उसका पावर क्या होता है, उसका पावर क्या होता है, वो उसके बारे में हमको यहाँ पे पता करना है। ठीक है, तो उसको पावर कुछ नहीं होता है, इसका पावर होता है एच के टर्म्स में। तो एक आता है हमारा नॉट एक्स प्लस एच क्रॉस साई वन ऑफ एक्स प्लस एच क्रॉस स्क्वायर साई टू ऑफ एक्स एंड सो ऑन। मतलब हम जब एक्सपेंशन करते हैं वेव फंक्शन का, तो हमारा एक्सपेंशन जो होता है वो एच के पावर्स में होता है। ठीक है, ये हम जब डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करते हैं तो हम उसमें देखते हैं ये चीज को। ठीक है, हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हमको ना यहाँ पे ऑलरेडी श्रोडिंगर इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, एंड वी हैव टू सॉल्व दिस श्रोडिंगर इक्वेशन, और सॉल्व करने के बाद जो है क्या इक्वेशन आएगा वो हमको पूछ रहा है। तो कुछ नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है ये, है ना, और ये बन भी जाएगा विद इन टाइम। साई हमको दिया हुआ है ना, हमको इधर पे साई टी पुट करना है, यहाँ पे साई स्क्वायर, ये क्या होता है, डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल जेड स्क्वायर, है ना। सो हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे, तो हमारा साई ऑफ आर कितना दिया हुआ है, ए टू द पावर ऑफ आई ओमेगा डिवाइडेड बाय एच क्रॉस। ठीक है, ओमेगा किसका फंक्शन है, ओमेगा पोजीशन का भी फंक्शन है और टाइम का भी फंक्शन है। तो पहले डेल साई बाई डेल टी निकाल लेते हैं। तो डेल साई बाई डेल टी क्या होगा, ए, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आई बाई एच क्रॉस ए टू द पावर आई ओमेगा आर टी एंड डेल ओमेगा बाई डेल टी, क्योंकि हमको तो पता नहीं है ना कि वो किस पे डिपेंडेंट है। सो ये पूरा टर्म कितना है, ये अगेन हमारा साई हो जाएगा ए इंटू ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साई आई अपॉन एच क्रॉस डेल ओमेगा बाई डेल टी। तो ये पहला इक्वेशन है, हमको क्या मिल गया, डेल साई बाई डेल टी मिल गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये निकालेंगे। तो इसको निकालने का आसान तरीका क्या है, हम डेल साई बाई डेल एक्स करते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल में तो इजी जाएगा आप लोगों के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए अगेन आई अगेन एच क्रॉस, और ये कितना हो जाएगा हमारा ए टू द पावर आई ओमेगा बाई एच क्रॉस, एंड आएगा डेल ओमेगा बाई डेल एक्स। तो इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू साई आई बाई एच क्रॉस इंटू डेल ओमेगा बाई डेल एक्स। ठीक है, अब इसको डबल डेरिवेटिव करो, डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर करो। ठीक है, सो आई बाई एच क्रॉस तो बाहर आ जाएगा, है ना, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में तो डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल एक्स, है ना, डेल साई बाई डेल एक्स, है ना, और डेल ओमेगा बाई डेल एक्स, और एक बार साई एज इट इज इसके ऊपर, तो डेल ओमेगा बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में मैं लिखती हूँ फिर से, डेल स्क्वायर ओमेगा बाई
So del square psi by del x square which is equals to I upon h क्रॉस, है ना, पीछे देखते हैं। अब डेल साई बाय डेल एक्स है ना, यहाँ डेल साई बाय डेल एक्स है, सो डेल साई बाय डेल एक्स की जगह ये पुट करना है विच इज नथिंग बट साई आई बाय एच क्रॉस, साई आई बाय एच क्रॉस एंड डेल ओमेगा बाय डेल एक्स, है ना। अब ये प्लस है साई डेल टू प्लस साई डेल टू ओमेगा बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख देंगे। अभी मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, साई डेल ओमेगा बाई डेल एक्स प्लस साई आई बाई एच क्रॉस डेल टू ओमेगा बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब इसको डेल स्क्वायर साई लिखें, अगर हम लोग, हमको वही चाहिए ना, ये देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, साई डेल्टा ऑफ डब्ल्यू प्लस साई आई बाई एच क्रॉस डेल स्क्वायर ऑफ बाई डेल स्क्वायर डब्ल्यू लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। अब इस इक्वेशन, ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। सो आई एच क्रॉस और डेल साई बाई डेल टी की जगह पुट करनी है। सो आई एच क्रॉस, एक मिनट, डेल साई बाई डेल टी की जगह ए आई बाई एच क्रॉस साई आई बाई एच क्रॉस डेल ओमेगा बाई डेल टी, साई आई बाई एच क्रॉस डेल ओमेगा बाई डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू म्यू और इसकी वैल्यू तो है हमारे पास साई डेल डब्ल्यू प्लस साई आई बाई एच क्रॉस डेल स्क्वायर डब्ल्यू और लास्ट में क्या है, प्लस वी ऑफ साई, प्लस वी ऑफ साई, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करो, सो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इज माइनस वन, दैट इज माइनस साई डेल ओमेगा बाई डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल डब्ल्यू अपॉन टू म्यू, क्योंकि मेरे को साई कॉमन निकालना है ना, साई को कैंसिल कर सकती हूँ दोनों साइड से, और माइनस अगेन एच क्रॉस स्क्वायर आई बाई टू म्यू एंड डेल स्क्वायर डब्ल्यू और इससे मैंने साइन निकाल लिया, ठीक है। अब दोनों साइड से नेगेटिव भी कैंसिल, दोनों साइड से साई भी कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ डेल डब्ल्यू बाई डेल टी एच क्रॉस स्क्वायर डेल ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टू म्यू प्लस एच क्रॉस स्क्वायर आई बाई टू म्यू डेल स्क्वायर डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पे हम्म वी ऑफ आर भी है हमारे पास, हम तो वी ऑफ आर को भूल ही गए, वेयर इज वी ऑफ आर, वी ऑफ आर भी है हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों को मैं इस साइड शिफ्ट करती हूँ, है ना, इन दोनों को मैं इस साइड शिफ्ट करूंगी तो दोनों के दोनों टर्म्स मेरे नेगेटिव आने चाहिए, पर इसमें ऑप्शन में दोनों के दोनों टर्म्स जो है वो ओके मैं दोनों साइड से नेगेटिव कैसे कैंसिल अगर करूंगी तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा ना, होगा, मैं नहीं करती नेगेटिव। अगर मैं ठीक इन सबको साइड पुट करेंगे तो डेल ओमेगा बाई डेल टी ऑफ माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू म्यू डेल ऑफ डब्ल्यू माइनस आई एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू म्यू डेल स्क्वायर डब्ल्यू प्लस वी ऑफ आर इक्वल्स टू जीरो। मैच कर रहा है क्या, प्लस वी ऑफ आर तो है बट ये दोनों भी नेगेटिव आने चाहिए जो कि मेरे नहीं आ रहे हैं, या तो ऑप्शन गलत होगा, फिर डेल डब्ल्यू का स्क्वायर भी है इसमें, वेयर इज डेल डब्ल्यू स्क्वायर, हाँ यहाँ पे
एक ये इसका स्क्वायर होगा ना, क्योंकि ये एक और टर्म था, तो ये आई और ये आई माइनस होगा, तभी मुझे गलत आ रहा था। ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, सो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। सो अगर मैं नेगेटिव कॉमन निकालती हूँ, सो मेरा ये नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा और ये स्क्वायर है। नेगेटिव इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव और इसका स्क्वायर, ठीक है। और अब मैं अगर ये देखिए, ये दोनों नेगेटिव वाले हैं ना, तो मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मैंने दोनों साइड नेगेटिव लगाया, तो माइनस डेल ओमेगा बाई डेल टी है ना, और इसको पॉजिटिव रहने देते हैं हम लोग, है ना। इस ये नेगेटिव बचा हमारा, ये पॉजिटिव बचा, तो ये नेगेटिव आया और ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, दैट इज डेल ओमेगा स्क्वायर माइनस आई एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 म्यू डेल स्क्वायर ओमेगा प्लस वी ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0। सो इसको ऑप्शन नंबर सी से ही सारी चीजें मैच कर रही हैं, सो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इसलिए इसको केयरफुली क्या है, एक ही पेज में करो तो चीजें बहुत करेक्ट वे में होती हैं, ऐसे आगे पीछे में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ये क्या बोल रहा है, सफिशिएंट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। सो ये बॉर्न अप्रोक्सीमेशन अब कम करते हैं जब हम स्कैटरिंग करते हैं, है ना। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में स्कैटरिंग वाला जो प्रॉब्लम है ना, उसमें हमारे पास दो होता है, एक बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, एक पार्शियल वेव एनालिसिस। सो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन जो है हमेशा वेरी लो पोटेंशियल, वेरी लो पोटेंशियल के लिए होता है, जिसकी पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है, या वीक बोल सकते हैं, वीक, वेरी वीक पोटेंशियल के लिए यूज होता है। तो हमको पता है कि हम जब साई को डिफाइन करते हैं हमारे अलग अलग वेज के लिए, सो हमारा सबसे पहले तो ग्राउंड स्टेट वाला आता है ना, जो अनपर्टर्ब्ड है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आता है, फिर सेकेंड ऑर्डर करेक्शन आता है, ऐसे करके हमारा जाता है। सो ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द वेव फंक्शन ड्यू टू द पोटेंशियल, ये सेकेंड ऑर्डर करेक्शन है ऑफ इन द वेव फंक्शन ड्यू टू पोटेंशियल। सो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड तभी एप्लीकेबल होता है जब ऐसा कहा जाता है, और हम बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड में वीक पोटेंशियल कंसीडर करते हैं और हम प्लेन वेव को कंसीडर करते हैं। सो साई का जो प्लेन वेव का इक्वेशन होता है वो आई के जेड होता है ना, क्योंकि हम जेड डायरेक्शन के अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं उसको। सो ये प्लेन वेव है जो जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। सो ये अनपर्टर्ब्ड है, ये कैसा अनपर्टर्ब्ड है। सो इसका कंडीशन होता है कि जो हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन किया है ना, वो वेव फंक्शन बहुत बहुत ज्यादा वेरी वेरी लेस होना चाहिए। एक मिनट में इसको अच्छे से लिख देती हूँ। ये अब वेरी वेरी लेस क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर हमारा पोटेंशियल वीक है ना, अगर हमारा पोटेंशियल वीक होगा, सो वेव फंक्शन में बहुत एज सच करेक्शन नहीं आएगा। सो हमारा जो आफ्टर पर्टर्बेशन जो वेव फंक्शन है ना, वो सही रहेगा, बहुत अंतर नहीं आएगा उसमें, है ना। और फर्स्ट वाले से हम क्यों एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले में ही ज्यादा करेक्शन शो होगा, अदरवाइज तो शो नहीं होने वाला। सो ये कंडीशन होती है, और क्योंकि ये हमारा किसके इक्वल है, e टू द पावर आयोटा के जेड के, सो मॉड ऑफ के जेड एंड विच इज इक्वल्स टू 1। पता है ये इसका मॉड क्या होता है, इसका मॉड 1 होता है ना, क्योंकि ये इमेजिनरी क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो इसका मॉड स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इजी था। पार्शियल वेव एनालिसिस जो है वो भी स्कैटरिंग का मेथड है, और बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड भी स्कैटरिंग का है, बस बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड में हम बहुत वीक पोटेंशियल कंसीडर करते हैं और प्लेन वेव कंसीडर करते हैं, जबकि पार्शियल वेव एनालिसिस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का, ठीक है। अब एच अल्फा लाइन पूछ रहा है, फाइन स्ट्रक्चर पूछ रहा है, फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर बोलता तो हम
न्यूक्लियर ट्रांजिशंस की बात करते हैं, बट फाइन स्ट्रक्चर बोल रहा है तो जस्ट जे जे कपलिंग, एल एस कपलिंग करेंगे। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि एच अल्फा लाइन, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट आर एच अल्फा लाइन, है ना। n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3। सो ये बाल्मर होता है, कुछ भी रेडिएशन यहाँ से एब्जॉर्ब हो, यहाँ से एमिट हो, अगर ग्राउंड स्टेट वो n में ही है तो वो लेमर सीरीज होती है, लेमन सीरीज होती है ना, लेमन सीरीज होती है। अब यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 2 में आता है तो ये एच अल्फा लाइन होती है। अब इसी की जगह n इक्वल्स टू 4 से अगर n इक्वल्स टू 2 पे आता है तो ये एच बीटा लाइन होती है ना। सो यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि एच अल्फा लाइन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। सो सबसे पहले तो अब यहाँ पे फाइन स्ट्रक्चर बोला है तो आप लोगों को फाइन स्ट्रक्चर का डायग्राम मैं बना के बता दे रही हूँ। वैसे तो ये चीजों का डायरेक्ट ट्रिक होता है जो कि हम अपने कोर्स में इस चीज को बताएंगे, ट्रिक्स एंड सारी चीजें, बट मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार डिटेल सॉल्यूशन बता देती हूँ कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप लोगों को पता है कि किस में डिवाइड होता है, एक होता है हमारे पास 3p होता है और एक होता है हमारे पास 3s होता है और एक और होता है मैं इसको नेक्स्ट पेज में बनाती हूँ, ये ज्यादा बेटर है मेरे लिए, है ना। एक मेरे लिए होता है 3d, 3p और 3s, और यहाँ पे 2 के लिए क्या होता है 2p, 2s, ठीक है। अब क्योंकि एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग करने के बाद, है ना, अब यहाँ पे एलएस कपलिंग होगी, जेजे कपलिंग नहीं होगी, तो ये फर्दर डिवाइड होता है दो क्लासेस में, ये आप लोगों को पता है ना, क्योंकि एल की वैल्यू इसके लिए क्या होती है 2 होती है और एस की वैल्यू क्या होती है हाफ होती है। सो ये कितना हो जाएगा 3d 5/2 एंड 3d 3/2। वैसे ही ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, मैं 3 नहीं लिखती हूँ, p 3/2 एंड p हाफ, और ये सिंगल में ही रहता है, ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है ऐसा। वैसे ही ये होगा, दैट इज p3/2 p हाफ, है ना। और अब कौन सा ऊपर होता है कौन सा नीचे होता है ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब डेल्टा एल, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन की बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन की बात करें तो डेल्टा एल जो है वो शुड बी +-1, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन लिए, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जीरो भी इंक्लूड होता। एंड डेल्टा जे शुड बी इक्वल टू 0 +-1, बट 0 to 0 ट्रांजिशन अलाउड नहीं होता है, आप लोगों को रूल्स पता है। सो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे डेल्टा एल +-1 नहीं हो रहा है, सो ये यहाँ पे ट्रांजिशन कर सकता है, एक ट्रांजिशन यहाँ कर सकते हैं, पी वाला इधर कर सकता है क्योंकि डेल्टा दोनों फ्रूटफुल हो रहे इधर पे, है ना। 3D वाला पी में कर सकता है, सॉरी 3D वाला किस में कर सकता है, पी में कर सकता है ना। ये स्ट्रेट लाइन बनाना जो है थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम हो जाता है, बट आप लोग कंसीडर कर लेना, ठीक है। और एक ये वाला है जो कि इसके साथ करेगा, ठीक है। अब ये कितनी लाइंस हो गई, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ट्रांजिशंस हुए हैं, है ना। ये 2 हो गया, ये पी वाला पी के साथ तो नहीं करेगा क्योंकि एल की वैल्यू 0 नहीं आएगी, पी वाले से नीचे के साथ करेंगे, इस वाले पी के साथ, ठीक है। सो टोटल ट्रांजिशंस हमारे यहाँ पे क्या दिखने को मिल रहा है हमको, टोटल ट्रांजिशंस आ रहे हैं 6, है ना। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 6 कंपोनेंट्स में टूटता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम कंडेंस मैटर, वो भी सॉलिड स्टेट, ठीक है। बोल रहा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक मटेरियल की क्या होती है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि फॉर परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की वैल्यू -1 होती है और नॉर्मल मटेरियल्स की हमेशा <0 होती है, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर
मैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की पॉजिटिव होती है बट स्मॉल वैल्यू होती है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की लार्ज होती है एंड पॉजिटिव होती है ना। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके। अब बोल रहा है कि बोस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, आप लोगों को पता है ना, जहाँ पे सर्टेन सर्टेन पैरामीटर्स की वैल्यू बताई है कि कौन सी चीज क्या है। बोल रहे हैं कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन होने के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हम एज इट इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को लिख लेते हैं। ओके, अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस वन। अब बोल रहा है यहाँ पे कि बीटा की वैल्यू म्यू अपॉन केबीटी है। म्यू जो है वो केमिकल पोटेंशियल है। ठीक है, अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन होने के लिए एक बहुत अच्छी चीज आप लोगों को पता होगी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो है वो ऑलवेज लो टेम्परेचर में होता है, और एक बोस टेम्परेचर होता है बिलो विच जो है हमारे सारे पार्टिकल्स जो है वो ग्राउंड लेवल में आ जाते हैं, और ग्राउंड लेवल के एनर्जी लेवल पे सारे मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ठीक है, सो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो है वो ज्यादातर बोसॉन्स में देखने को मिलता है, बट हम इसके क्वेश्चन फर्मियंस में भी करते हैं, है ना। फर्मियंस के लिए भी जो है ये एप्लीकेबल है, क्वेश्चंस आए हुए हैं फर्मियंस रिलेटेड भी, बट मोस्टली बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो है वो बोसॉन्स के लिए होता है। और आप लोगों को एक चीज और ये पता होगी कि फॉर वेरी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, जब हम बहुत कम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमारा जो केमिकल पोटेंशियल होता है वो केमिकल पोटेंशियल जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है हमारे उस सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी के इक्वल होता है। और आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि बोसॉन्स के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है वो जीरो एग्जिस्ट करती है ना। हम फर्मियंस की जब बात करते हैं उसके लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो एग्जिस्ट नहीं करती है, उसमें भी सर्टेन कुछ ना कुछ एनर्जी की वैल्यू होती है जो कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आती है ना। लेकिन इसके लिए बोसॉन्स के लिए जो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो के इक्वल पॉसिबल है। सो इसीलिए यहाँ पे जो केमिकल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी जीरो हो सकती है। सो अगर केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो सकती है, सो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन कब ऑकर होगा? जब अल्फा की वैल्यू भी जीरो होगी, है ना। अल्फा की वैल्यू भी जो है वो जीरो होगी। एकदम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के बारे में नहीं पता था, अगर इसी की जगह हमको बोलता कि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया हुआ है और बोलता कि अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन हो। सो आप लोगों को पता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 होती है, तो उधर से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी? माइनस एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 के बी टी, है ना। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिख पाए और तो एच क्रॉस ओमेगा जो है वो केवीटी के बराबर होता है ना। हाँ, सो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस के बी टी बाई अपॉन 2 के बी टी। जैसे अल्फा की वैल्यू माइनस हाफ आती तब हमारा ये वैल्यू होता अल्फा की। अब अल्फा कब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन होता? जब अल्फा की वैल्यू माइनस हाफ आती। ठीक है, मैंने बताया है कि फर्मियंस के लिए कैसे होता है, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन में केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू वो ही होती है जो सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम आइसिंग मॉडल। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि आइसिंग मॉडल मैग्नेटिक सिस्टम के लिए होता है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बहुत बार करते हैं। वहां पे हमको सिस्टम जो है उसका हैमिल्टोनियन दिया होता है, पॉसिबल अरेंजमेंट्स पूछता है, कई बार एनर्जी के एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछता है ना। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं उसमें। अब काई स्क्वायर टेस्ट जो है ये एक नया टॉपिक है जो यूजुअली हम मास्टर्स में नहीं पढ़ते हैं। सो काई स्क्वायर टेस्ट जो है ना ये एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है। स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट। इसका यूज पता है क्या होता है? इसका यूज होता है कि हमने, अब आप लोगों को एक चीज ये पता होगी कि जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या हम कोई भी थ्योरी करते हैं या हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके पहले हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होना हम मान के चलते हैं ना। मतलब जैसे कि आप लोगों ने कुछ
एक्सपेरिमेंट करने का सोचा है ना। अब उसमें आप लोग एक बार पहले एजम्पशंस करके रखेंगे कि हाँ हम ऐसा ऐसा करेंगे, सो ये पॉसिबल वैल्यूज आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखिए कि आप लोगों के पास ये ऑब्जर्व वैल्यू है। सो एक्चुअली आपने जो थ्योरेटिकली सोचा था और आपके पास जो ऑब्जर्व वैल्यूज आई हैं, उन दोनों में कितना गैप है, वो दोनों में कितना स्टैटिस्टिकल वेट है, उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, इस चीज को देखने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का करते हैं। अगर हमारी ऑब्जर्व वैल्यू और हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू में बहुत कम वैल्यू डिफरेंस आता है, सो इट मीन्स हमने जो प्रैक्टिकल किया है वो सही है। सो काई स्क्वायर टेस्ट का जो है पहला यूज है कि गुडनेस ऑफ फिट। फिट मतलब कि हमारा जो हाइपोथेटिकल या हमने जो एज्यूम करके रखा था कि हाँ ये रिजल्ट आना चाहिए, वो कितना सही है। जैसे हम मान लो, तो पहला तो ये है कि ये यूज होता है, ठीक है। जैसे मान लो आप लोग डाइज लिए, ठीक है, डाइज को 60 टाइम्स रोटेट किए। अब फेयर डाइज है और आप लोगों को प्रोबेबिलिटी तो पता ही है, सो 60 टाइम्स किए हैं तो हमको क्या पता होना चाहिए कि 60 बार रोटेट किया, इट मीन्स 10 बार तो 1 आया होगा, 10 बार तो 2 आया होगा, क्योंकि सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। अब आप प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं उस चीज को, पहले आपने जूम कर लिया कि हाँ 10 बार तो 1 आना चाहिए, 10 बार 2 आना चाहिए, ऐसे करके आप लोगों ने 6 के लिए कर लिए। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकल करके देखें तो आपका क्या वैल्यू आ रहा है। अब दोनों में वैल्यू का डिफरेंस बहुत कम है, इट मीन्स आपका जो तो आपने जो थ्योरी या आपने जो एजम्पशन किया था दैट इज वेरी गुड, इसलिए गुडनेस को जस्ट जज करता है, ये गुडनेस को देखा जाता है। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूशन के लिए भी यूज किया जाता है कि जैसे मान लो एक सर्च किया गया है ना एक जगह पे कि कितने एज ग्रुप के लोग है ना। मैं इसको इसलिए इतना समझा रही हूँ क्योंकि यूजुअली नहीं पता होता है किसी को भी और हम पढ़ते भी नहीं है इसके बारे में, बट इससे एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है तो इसलिए मैं बता रही हूँ। जैसे मान लो कि एक सराउंडिंग एरिया ले लिया, उस एरिया में डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं। अब उस एज ग्रुप पे डिपेंडेंट है क्या मूवी का सिलेक्शन, कि हाँ मतलब अगर कोई बहुत फाइटिंग एक्शन वाली मूवी है सो वो टीनेजर्स को ज्यादा अच्छी लग रही है, थोड़ी एनिमेटेड सारी टाइप्स की मूवीज है तो वो यंग एज को ज्यादा अच्छी लग रही है। सो इस चीज को भी जज करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं ये हमारा जानना मोटो नहीं है, बट किस लिए यूज करते हैं वो मैंने बता दिया। और एक होमोजेनिटी भी होता है कि पॉपुलेशन के बेसिस पे वेरिएशन हो रहा है कि नहीं, कि चाहिए सराउंडिंग एनवायरमेंट का जो है ऐसा मतलब वातावरण है या ऐसे सराउंडिंग के लोग हैं, सो ऐसे ही सराउंडिंग अगर हम दूसरी जगह क्रिएट करें या कुछ और किया तो वहां पॉपुलेशन में वेरिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो उस चीज को भी बताता है। सो ये तीनों जो है तीनों चीजों के लिए यूज होता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव होगा। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है ना, काई स्क्वायर वाले का एक फॉर्मूला होता है। हालांकि आज अभी तक क्वेश्चन देखने को नहीं मिला बट आप लोगों को पता होना चाहिए। सो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होती हैं और ये हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक है। उनका सम का स्क्वायर लेते हैं डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वैल्यू, तो हमारी को काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अभी फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन है। सो बोल रहा है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है अगर इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तुमको क्या मिलेगा। तो आप लोगों को पता है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म की तरह फोरियर ट्रांसफॉर्म भी जो है लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं है ना। सो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ओमेगा प्लस माइनस बी जी ऑफ ओमेगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ ट्रांसड्यूसर, तो ट्रांसड्यूसर आप लोगों को पता है एक ऐसा डिवाइस होता है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में करता है। जैसे राइट नाउ मैं माइक यूज कर रही हूँ, सो मेरी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इट मीन्स मेरे माइक में भी ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। स्पीकर अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट करता है तो उसमें भी ट्रांसड्यूसर लगा होता है, मतलब एक तरफ से पावर को रिसीव करता है और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सो ही लिखा है यहाँ पे, टू रिसीव पावर फ्रॉम वन और मोर सिस्टम एंड टू सप्लाई पावर टू वन और मोर सिस्टम। ओके, नाउ ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। सो ऑर्डिनरी डीसी एम्पलीफायर नो, हाई गेन डीसी एम्पलीफायर और यूजेबल होता है फ्रॉम 0 to 1 मेगाहर्ट्ज।
ऑर्डिनरी एसी एम्पलीफायर तो नहीं है, हाई गेन डीसी एम्पलीफायर है। एसी के लिए भी यूज होता है अगर उसकी रेंज 0 से 1 मेगाहर्ट्ज के बीच में अगर हम उसको फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, अगर वो फ्रीक्वेंसी डीसी है, अगर वो फ्रीक्वेंसी एसी है, दोनों ही फ्रीक्वेंसीज को ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है एम्पलीफाई करेगा। यूजुअली जो एसी सप्लाई करने वाले डिवाइसेस होते हैं जो सिर्फ एसी को सब एम्पलीफाई करते हैं, उनमें हम कभी भी डीसी दे देना तो डीसी को कभी भी इनपुट की तरह इनटेक ही नहीं करते। लेकिन ऑपरेशनल में ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे डीसी एम्पलीफायर इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें दोनों दोनों यूज रहेगा, डीसी भी दो एसी भी दो, दोनों को एम्पलीफाई करेगा। ठीक है। Now next question है, the active filter has some major advantages over passive filters. So active filters जो हैं वो होते हैं जो एम्पलीफाई करते हैं किसी चीज को, जैसे ओपेम का यूज करके हम एक्टिव फिल्टर्स बनाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर ओपेम को यूज करके, जिसमें आरसी सर्किट को और इंक्लूड करते हैं, है ना। और आप लोग ने एक पढ़ा होगा रेजिस्टेंस कैपेसिटर, एलसीआर सर्किट्स, इनको भी एज अ फिल्टर की तरह यूज करते हैं। बट इन लोगों में हमको गेन नहीं मिलता, है ना। और प्लस इसमें जो है लोडिंग इफेक्ट भी नहीं है, आती है लोडिंग इफेक्ट्स भी आती हैं किसमें, पैसिव फिल्टर्स में। प्लस ये बहुत कॉस्टली होते हैं। और एक्टिव फिल्टर्स जो हैं वो गेन भी प्रोवाइड करते हैं, कोई लोडिंग इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं, और लो कॉस्ट होते हैं और स्मॉल इन साइज होते हैं। सो क्या बोला, क्या एडवांटेजेस है, सो ये तीनों ही इसके एडवांटेज है। सो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्लोज लूप गेन है ना सिस्टम का, हैविंग एन ओपन लूप गेन, गेन गिवन है, गेन कितना है 10,000, है ना। और बोल रहा है एक फीडबैक नेटवर्क बीटा की वैल्यू दी हुई है। अब बीटा इसका फॉर्मूला होता है कि हमको क्लोज लूप गेन ऑफ ए फीडबैक सिस्टम हैविंग एन क्लोज लूप का गेन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए कितना दिया हुआ है 10,000 इंटू 0.01 which is equals to 10,000 divided by 1 plus 100 which is equals to 10,000 divided by 101। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आती है वो 99 समथिंग आती है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए है। और ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है, कैसा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग होता तो नेगेटिव वैल्यू आ जाती है ना। नाउ रेडियो ट्रांसमीटर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, ये भी हम मास्टर्स में पढ़ते हैं, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक होता है हमारा एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फिर पल्स मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन के टाइप में ही क्लासिफाई होता है रेडियो ट्रांसमीटर, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the source of hydrogen spectrum is placed in a strong electric field, ये पता है आप लोगों को, which spectral lines gets subjected to splitting। तो ये बाल्मर सीरीज ही स्प्लिट होती है, पार्शियन भी होता है, पी फंड भी होता है, बट देखने में हमको सिर्फ बाल्मर मिलती है, इसलिए हम बाल्मर को बोलते हैं। और वो एकदम इफेक्टिव स्प्लिटिंग होती है बाल्मर की। बाकी की स्प्लिटिंग को अगर हम देखने की कोशिश भी करें तो बहुत नेग्लिजिबल होती है डेफिनेटली, ऐसा नहीं कि स्प्लिटिंग नहीं होती, बट बाल्मर में जो है हमको एक अच्छा वैल्यू मिलता है। स्प्लिटिंग होती है कि क्या है हमारा, कौन सा इफेक्ट है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये कौन सा इफेक्ट आता है, स्टार के इफेक्ट बोलते हैं ना इसको, और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जीमान इफेक्ट आता है। ठीक है। अब बोल रहा है द मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियर इज नेग्लिजिबल ड्यूरिंग द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सो ये स्टेटमेंट ही पूछा और ये फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेजोनेंस से रिलेटेड। ठीक है। सो आप लोगों को एक चीज ये तो पता होगी कि कभी भी अगर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं किसी भी एटम को या किसी को भी, है ना, अब रेडियो फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं, सो अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो उसकी लार्मर फ्रिक्वेंसी के बराबर अगर हो जाती है या वो दोनों में सिंक हो जाता है, तो अगर दोनों में सिंक हो जाएगा सो एक रेजोनेंस क्रिएट होता है। आप लोगों को पता ही है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल हम जो हमारा स्विंग होता है, स्विंग से हम करते हैं ना, जब हम धक्का मारते हैं किसी को, उसके बाद हम उसके फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग फिर दूसरी बार धक्का मारते हैं,
तो हमारा पुश करना और उसके मोशन दोनों आपस में सिंक हो जाते हैं, तो एक रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है ना, एक रेजोनेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ वही सेम चीज बोल रहा है कि जब रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स जो है वो लार्मर फ्रिक्वेंसी के इक्वल आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों का न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। सो सर्टेन फ्रीक्वेंसी जो है हमारी गिवन रेडियो फ्रीक्वेंसी जो हम बाहर से देते हैं, दोनों में जब ट्यूनिंग हो जाती है, जो सिंक हो जाता है, तो एक रेजोनेंस कंडीशन होती है जिसकी वजह से हम उस मटेरियल के बारे में सारी चीजें पता कर पाते हैं ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, है ना, हम रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा से है। सो ये हम निकालते हैं कि डेल्टा जे इक्वल्स टू 0, डेल्टा जे इज इक्वल्स टू 1, डेल्टा जे इज इक्वल्स टू 2, डेल्टा जे इज इक्वल्स टू -1, डेल्टा जे इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, सो जीरो वाले को हम क्या बोलते हैं, जीरो वाले को बोलते हैं हम क्यूब ब्रांच, है ना, इसको बोलते हैं पी ब्रांच, इसको बोलते हैं ओ ब्रांच, है ना, ये ब्रांचेस आप लोगों को अच्छे से पता होगा। वन वाले को क्या बोलते हैं, ओ पी क्यू आर ब्रांच, और टू वाले को क्या बोलते हैं, एस ब्रांच। ये क्या होता है, एक्साइटेड से ग्राउंड में आने में मतलब हमारा जो गैप है डेल्टा जे की वैल्यू है उससे ये ब्रांचेस डिसाइड होते हैं ना। सो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे पूछी क्या रहा हमको, डेल्टा जे और डेल्टा जे इक्वल्स टू 1। सो दोनों के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से हमको स्पेक्ट्रा मिलते हैं, तो हमको एस और आर मिलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी से भी स्टैटिक क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों को, है ना, कोहेरेंस, लेंथ, पेनिट्रेशन, डेप्थ, फिर बैंड गैप कितना होता है ना, बैंड गैप किसके इक्वल होता है, ये सारी चीजें आ सकती हैं हम लोगों को। यहाँ बोल रहा है कि कोहेरेंस लेंथ ऑफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ये तो पता है कि जो कूपर पेयर होता है, कूपर पेयर कब बनता है, जब दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन होता है, सो दैट अब वो दो इलेक्ट्रॉन सिंक में चलते हैं, होते दोनों साथ में नहीं है बट सिंक में चलते हैं, है ना। ये हम जब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सुपर कंडक्टर पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, जब बीसीएस थ्योरी पढ़ते हैं उसमें हम ये चीज पता करते हैं और समझते हैं कि कैसे जो है वो पेयर का फॉर्म कर रहा है ना। अब पेयर का फॉर्म कर रहा है तो इनके बीच का जो एक फाइनाइट लेंथ होता है उसी को हम कोहेरेंस लेंथ बोलते हैं, जो कि समथिंग ऑफ 100 नैनोमीटर के ऑर्डर का होता है ना, 100 नैनोमीटर के ऑर्डर का होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज 250 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रिस्टलोग्राफी द टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी ग्रुप्स। एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम में जो हमारा क्रिस्टल होता है वो कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है, 7 ग्रुप्स होते हैं, 7 ग्रुप्स होते हैं एंड 14 ब्रेवाई लैटिस, 7 ग्रुप्स होते हैं एंड 14 ब्रेवाई लैटिस इसमें ड्रॉ होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम हॉल इफेक्ट, है ना। हॉल इफेक्ट से भी जो है एज इट इज फॉर्मूलाज पूछ सकते हैं या हॉल इफेक्ट में डायरेक्शन वाली चीज भी पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को पता है, मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो हॉल इफेक्ट में क्या होता है कि हम कोई भी मटेरियल लेते हैं, ठीक है। अब हॉल इफेक्ट जो है ज्यादातर सेमीकंडक्टर्स में देखने को मिलता है, बट कुछ कुछ मेटल्स भी जो है हॉल इफेक्ट फिनोमिना को शो करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल हम बाइसिंग कर देते हैं और फिर इसके परपेंडिकुलर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। सो इसमें क्या होता है, अब हमको पता है कि लॉरेंस फोर्स क्या होता है, लॉरेंस फोर्स तब अप्लाई होता है जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करे। सो इसके बेसिस पे जो चार्ज कैरियर है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बाइसिंग हो गई है ना, फील्ड जनरेट हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अब मोशन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन जब मोशन कर रहा है सो क्या होगा, ये फोर्स, कौन फोर्स लगा रहा है, मैग्नेट। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एडिशनल वोल्टेज जो है अपोजिट
मीन्स इन दोनों की, जो हमारा ये नॉर्थ और साउथ दिख रहा है ना, इसके परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में, है ना, मान लो मैं ऐसे डायरेक्शन करती हूँ, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, सो जेड डायरेक्शन में एक एडिशनल वोल्टेज, एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इसी फिनोमिना को हॉल इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला, आर एच का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, ई एच अपॉन जे एक्स इंटू बी जेड, या फिर एक चार्ज कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, एनी या फिर 1 अपॉन पीई, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है, ये होल्स के लिए होता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये जे को ऊपर पहुंचा दिया है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियाई विच हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोथ इवन। अब देखो, हमने जो शेल मॉडल हमने देखा था, तो शेल मॉडल में हम ये देखे थे कि कभी भी कोई भी न्यूक्लियाई के पास जस्ट लाइक एटम में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ही इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी शो करता है, चाहे कंडक्टिविटी हो, चाहे रेजिस्टिविटी हो, चाहे थर्मल प्रॉपर्टी हो, कभी तब शो करेगा जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैसे ही जब हमारे पास न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स अनपेयर्ड होते हैं तभी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज शो होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास जो प्रोटॉन्स है वो भी इवन नंबर है और हमारे पास न्यूट्रॉन्स वो भी इवन है, सो दोनों पेयरिंग कर लेंगे। सो हमारे पास जो टोटल मोमेंटम होता है ना, टोटल मोमेंटम होता है वो होता है ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम एंड ड्यू टू स्पिन मोमेंटम। अब क्योंकि पेयर्ड है तो ये तो जीरो हो जाएगा और स्पिन की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक अप है तो एक डाउन है, एक की स्पिन माइनस हाफ होगी तो एक की स्पिन प्लस हाफ होगी। सो रिजल्टेंट एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट एस की वैल्यू जीरो आ जाएगी। इट मीन्स हमारा जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा, दैट या टोटल मोमेंटम जो होगा वो हमेशा जीरो आएगा। और उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, एच क्रॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस वन, टोटल मोमेंटम। सो टोटल मोमेंटम ही जीरो है, सो मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो होगा। अब कोई भी सिस्टम का अगर मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, इट मीन्स वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अटेन ही नहीं करेगा, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होएगी ही नहीं। इसीलिए जिस भी न्यूक्लियस में अगर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स है तो उसमें एक भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी का न्यूक्लियस से तो कोई लेना देना ही नहीं है और ऑल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो उसके लिए हमारे पास कम से कम एक न्यूक्लियॉन जो है वो अनपेयर्ड होना चाहिए, आइदर प्रोटॉन और आइदर न्यूट्रॉन। हमको डिपेंड नहीं करता कि प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है, बट हमारे पास एक तो एटलीस्ट अनपेयर्ड होना चाहिए। इसलिए हम जो न्यूक्लियन शेल मॉडल जब यूज करते हैं तो उसको सिंगल न्यूक्लियॉन के लिए कंसिडर करते हैं, क्योंकि सिंगल न्यूक्लियॉन के लिए अच्छी वैल्यू देता है हम लोगों को, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ सॉलिड वायर पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर टू इट्स ओरिजिनल लेंथ इज मेजर्ड एस। अब क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू दी ऑफ द सॉलिड वायर पर डिग्री, तो इंक्रीज इन लेंथ मतलब डेल एल, है ना, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है ना, और उसके बीच का रेशियो मतलब 1/L जो ओरिजिनल है, इसको क्या बोलते हैं, इसको लीनियर कोएफिशिएंट बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन पढ़ते ही है। डेल्टा एल इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, जहाँ पे क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। ये ओरिजिनल लेंथ होती है, ये चेंज इन लेंथ होती है। जब हम 1 डिग्री टेम्परेचर है कुछ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के टेम्परेचर अगर हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर 5 डिग्री करके से इंटरवल में दे रहे हैं, तो हमारा इनिशियल से ये कितना बढ़ा है ना, और ये टेम्परेचर में कितना आया, पहले टेम्परेचर मान लो T1 था। सो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, में से कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, ठीक है। नाउ इफ वेवलेंथ ऑफ लैम्प एक्सरे, है ना, ये दोनों क्वेश्चन मैंने यहीं पे ले लिया क्योंकि दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, इसलिए फिर मैंने एक ही पेज में ले लिया। बोल रहा है कि अगर वेवलेंथ जो है वो एक्सरे का, किसका वेवलेंथ बोल रहा है, एक्सरे का वेवलेंथ जो है वो अगर स्मॉलर है
है ना, अगर वो स्मॉलर है, वैक्यूम की बात कर रहा है, ऑफ वेवलेंथ किसका, विजिबल का, ये तो सभी को पता है ना। वेवलेंथ जो है विजिबल का ऑफ कोर्स ज्यादा होगा क्योंकि एनर्जी एक्सरे की ज्यादा होती है, एंड वेवलेंथ जो है वो एनर्जी के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, ये तो आप लोगों को पता ही है। फिर बोल रहा है सो स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ एक्सरे इन वैक्यूम पूछ रहा है, इन वैक्यूम बोल रहा है, देखिए इन वैक्यूम बोल रहा है ना, ये घुमाने के लिए ही क्वेश्चन दिया है, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि वैक्यूम में मैं एक्सरे की बात करूं, मैं गामा रे की बात करूं, मैं रेडियो की बात करूं, मैं माइक्रोवेव की, इंफ्रारेड की, अल्ट्रा वायलेट विजिबल, किसी की भी बात करूंगी, किसी के भी स्पीड में रत्ती भर भी चेंजेस नहीं आता, सबकी स्पीड इन वैक्यूम जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के ही बराबर होती है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज सी बाई लैम्डा, लैम्डा वेरी करेगा तो फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी, बट ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ वैक्यूम की बात कर रही हूँ, इन वैक्यूम के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन जब मैं ये चीज मीडियम में बात कर दी, सो मीडियम में हमेशा हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट होती है, वेवलेंथ और वेलोसिटी में वेरिएशन होता रहता है। अब ये क्यों होता है ना, वेवलेंथ और वेलोसिटी में वेरिएशन क्यों होता है, इसके पीछे एक थ्योरी है ना, जो आप लोग देख लीजिएगा, एकदम छोटी सी है, आप लोगों को, कुछ लोगों को पता भी होगा, है ना। मीडियम में जो है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है मीडियम में, लेकिन जब हम वैक्यूम की बात करते हैं तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वेरी करते हैं, वेवलेंथ बड़ा, फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एकदम क्या होगा, सेम एज दैट ऑफ विजिबल लाइट, सेम स्पीड होगी। अगर फ्रीक्वेंसी बोलता ना तो फ्रीक्वेंसी हम बिल्कुल बोलते, फ्रीक्वेंसी में क्या होता, विजिबल की फ्रीक्वेंसी कम होती और एक्सरे की ज्यादा, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इन वैक्यूम वुड बी ग्रेटर देन विजिबल, ऐसा आता आंसर, ठीक है। Now next question है, according to Yukawa, a pion is continuously exchanged between the two nucleons when they are at a distance. अब आप लोगों ने युकावा पोटेंशियल पढ़ा होगा, है ना, युकावा पोटेंशियल G e to the power minus R upon R नॉट अपॉन R होता है, जहाँ पे ये क्या होता है, ये होता है कपलिंग कांस्टेंट, ये क्या होता है, कपलिंग कांस्टेंट, है ना। अब युकावा ने ही मेसोन थ्योरी के बारे में बताया था और उन्होंने ये बोला था कि कभी भी अगर न्यूक्लियॉन्स आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उनके बीच में एक एक्सचेंज पार्टिकल होता है, उस एक्सचेंज पार्टिकल का नाम युकावा में दिया नहीं था, उसका नाम तो बाद में आया कि वो ये जो एक्सचेंज पार्टिकल है दैट आर पायोन्स, है ना। वो एक मेसोन ने इतना पता था बट उसका नाम क्या है वो नहीं पता था। और रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज का फॉर्मूला भी आप लोगों को पता है, ये एच सी अपॉन एम पाई सी स्क्वायर, सो इसकी वैल्यू एच क्रॉस सी की वैल्यू, और फॉर पायोन्स, पायोन्स के लिए मास की वैल्यू होती है 140 MeV बाई सी स्क्वायर। इसको जब आप यहाँ पुट करेंगे ना, सो ये 140 MeV हो जाएगा और ये 1 to 4 एन नैनोमीटर MeV ऐसा कुछ होता है। सो इसकी वैल्यू आती है ऑलमोस्ट आपकी 1.4 फर्मी के आसपास आती है ना, मतलब 1.4 फर्मी के आसपास का जब आपके पास न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, अगर 1.4 फर्मी के आसपास आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तभी उनके बीच में पायोन का एक्सचेंज होगा और तभी वो दोनों आपस में इंटरेक्शन करेंगे, है ना। तभी देखना कि जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है या न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो रेंज होता है ना वो भी ज्यादा रेंज नहीं है ना। जब हम हायर न्यूक्लियस की बात करते हैं ना, जैसे हमारा यूरेनियम वगैरह सारी चीजें, सो उसमें एक पर्टिकुलर रेंज तक तो न्यूक्लियॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा डिस्टेंस बढ़ता है तो कुलम्बिक रिपल्शन काम करने लगता है, इसलिए जितने बड़े बड़े न्यूक्लियस हैं हमारे पास, बड़े बड़े न्यूक्लियाई हैं वो अनस्टेबल है, छोटे भी हैं अनस्टेबल, बड़े भी अनस्टेबल है ना। जो बिटवीन वाले हैं ना, जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी का, ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व आप लोगों को अगर अच्छे से याद होगा, ऐसे 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 करके कुछ होता है और ऐसे करके, तो ये जो इन बिटवीन होते हैं ना वो ही थोड़े स्टेबल हैं, जिनकी ऑलमोस्ट 8.5 MeV बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू होती है, जो कि थोड़ा ऑलमोस्ट स्टेबल है, और उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है हमारा आयरन, जिसकी होती है 8.8 MeV,
है ना, पर न्यूक्लियन एनर्जी है ये, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो कब युकावा पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कब जो है पायोन्स आपस में एक्सचेंज करेंगे, जब उनका डिस्टेंस जो है वो लेस देन 2 फर्मी होगा, ये चीज याद रखना, है ना। तब अगर दो फर्मी से ज्यादा है ना न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस, वो पायोन को एक्सचेंज कभी नहीं करेंगे, ठीक है। यस, नाउ अकॉर्डिंग टू लिक्विड ड्रॉप मॉडल द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर, है ना, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर। अब डेंसिटी डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास को क्या लिखोगे, मान लो मैं कोई न्यूक्लियस ले ली जिसमें Z प्रोटॉन्स हैं और A माइनस Z जो है वो न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 πr3। अब आप लोग को पता है कि रेडियस का रिलेशन हम ये जानते हैं, मान लो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, सो ZmP प्लस AMN, मतलब P ले लो, माइनस ZmP अपॉन 4/3 πr0 क्यूब इंटू A। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, AMP इन 3 ऊपर चला गया, 4πr0 क्यूब इंटू ए से कैंसिल। अब देखो इसमें जितना भी जो टर्म्स बचे हैं हमारे R0 क्यूब, ये सारे टर्म्स क्या कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, MP भी कांस्टेंट, R मतलब ये कहीं पे भी न्यूक्लियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, है ना। सो डेंसिटी जो है वो कभी भी न्यूक्लियस पे डिपेंड या कहीं पे भी ना एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है ना एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, हमेशा यूनिवर्सल कांस्टेंट एक प्रकार से, और इसलिए वो इंडिपेंडेंट है ऑफ वॉल्यूम। इसका एक वैल्यू होता है जो कि मैंने कैलकुलेट करके रखा था, इसकी वैल्यू 2.3 इंटू 10⁻, मतलब ये पूछ सकते हैं 2.3, हालांकि आपको निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो 10⁻⁻27 होता है और R0 में 1.2 फर्मी होता है, फर्मी मतलब 10⁻⁻, फर्मी 1545, है ना। तो अगर इसको इंक्लूड करोगे तो ये 27 प्लस 45 विच इज इक्वल्स टू 10⁻8, है ना, 81, है ना। और एक डेसिमल तो इसमें इसमें इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि 3 और 4 इंटू 3.14, वही नीचे वाला टर्म बढ़ा आएगा तो ऊपर का टर्म 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये ऑलमोस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये इतना होता है हमारा, ठीक है, kg/मीटर क्यूब, ठीक है। अब दिया है द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आर रिलेटेड एस। सो ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एक मिनट कर सकेंगे, हाँ ये जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट है, दैट इज गाइगर लॉ से लिया गया है। इसमें जो रेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है e⁻3/2 से। अब ये कैसे होता है, ये फॉर्मूला होता है कि रेंज की वैल्यू ना मास अपॉन समथिंग होती है एंड V क्यूब होता है, ऐसा कुछ आता है इसका वैल्यू। सो एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, ½ mv² होती है। तो यहाँ से हम V की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो रिलेशन देखते हैं, हम देखो यहाँ पे E के हाफ हो जाएगी, उस साइड जाएंगे तो 3/2 हो जाएगी, तो रेंज जो है वो E के क्या हो जाएगा 3/2, पावर पे डिपेंड करेगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों में जो है पैरिटी हमेशा कंजर्व होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स में जो है पैरिटी कंजर्व नहीं होती, इसमें पैरिटी जो है वो कंजर्व नहीं होती है, इसमें पैरिटी कंजर्व होती है। सो टोटल पैरिटी शुड बी कंजर्व्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अट्रैक्टिव फोर्स नियर द सरफेस इज सिमिलर टू। अब हम लोग लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ते हैं ना, लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ते हैं जो कि
न्यूक्लियस को समझाने का सबसे पहला मॉडल था, जिसके थ्रू फ्यूजन फ्यूजन तो बहुत अच्छे से बता पाए थे हम, लेकिन मैजिक नंबर न्यूक्लियर के बारे में हम सारी चीजें नहीं बता पाए थे, तो शेल मॉडल आता है। इवन स्टेबिलिटी वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत हम बता पाए थे, है ना, कि जो सैचुरेशन होता है वो क्यों होता है। तो यहाँ पे जो सरफेस में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है न्यूक्लियस में, जो सरफेस पे जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, उसको हम किसकी तरह सिमिलर बोल सकते हैं, सरफेस टेंशन। जैसे लिक्विड में, लिक्विड एक स्फेरिकल शेप में होती है ना, स्फेरिकल शेप में अपने आप को बना लेती है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, जो लिक्विड में लगने वाली एक प्रॉपर्टी है ना। वैसे ही न्यूक्लियस भी जो है एक पर्टिकुलर सर्कुलर मतलब स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है। और वो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। जस्ट लाइक सरफेस टेंशन जो है उसके सरफेस को अट्रैक्टिव फोर्स प्रोवाइड करती है, वैसे ही न्यूक्लियर फोर्स जो है उसके सरफेस को एक अट्रैक्टिव फोर्स प्रोवाइड करता है। सिमिलर मतलब एनालॉजी टाइप का दिया हुआ है ये, ठीक है। नाउ बोल रहा है कि इफ देयर आर कलेक्टिव वाइब्रेशंस, इफ देयर आर कलेक्टिव वाइब्रेशंस, इसके ऊपर ओवरलैप ही कर दिया मैंने, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ देयर आर कलेक्टिव वाइब्रेशंस, ठीक है, collective vibrations about a spherical shape lambda equals to 0। पैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, 1/-1 होल टू द पावर लैम्डा, ठीक है। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते तो वही चीज माइनस एल हो जाती है, बट यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब लैम्डा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 0 दिया हुआ है, मतलब पॉजिटिव पैरिटी, चेंज नहीं होगी पैरिटी, पॉजिटिव पैरिटी रहेगी। सो पॉजिटिव पैरिटी रहेगी तो पहला ग्राउंड स्टेट 0+ और एक्साइटेड स्टेट 2+, है ना, क्योंकि इसी के करस्पॉन्डिंग 1 के करस्पॉन्डिंग हमको कभी भी पॉजिटिव पैरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि 1 इटसेल्फ 1, जब 1 यहाँ पुट करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो 1 के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव पैरिटी। तो बोल रहा है कि spherical shape lambda equals to 0, first excited state will be 1 quadrupole phonon, lambda equals to 2 जो है वो quadrupole phonon के लिए ही है, और lambda equals to 3 जो है वो octopole के लिए होता है। ये सारी चीजें जो है जब हम कलेक्टिव मॉडल पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। अगर इसी की जगह बोलता कि फर्स्ट 1 quadrupole phonon बोल दिया, उसका एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, तो हम सिर्फ lambda equals to 2 लिए, है ना। मैं इसको एक बार आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छे से समझा देती हूँ, क्योंकि इस चीज के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है ना। सो मैं एक बार आप लोग को इसको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। हाँ ठीक है ना, एक सेकेंड, ताकि इन केस इससे रिलेटेड कुछ अलग सा क्वेश्चन मान लो फॉर एग्जांपल आप लोगों को आ गया, तो आप लोग को बन जाना चाहिए। देखिए कलेक्टिव मॉडल में 3 प्रकार के वाइब्रेशन हम देखे थे, है ना। एक देखे थे लैम्डा इक्वल्स टू 0, एक देखे थे लैम्डा इक्वल्स टू 2, एक देखे थे लैम्डा इक्वल्स टू 3। ये क्या था, ये था हमारा डाइपोल, है ना, डाइपोल वाइब्रेशन। ये हमारा क्वाड्रापोल था और ये हमारा ऑक्टोपोल था, ठीक है। अब ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ मास और वाइब्रेशन का जो सेंटर ऑफ मास है ये दोनों इक्वल नहीं थे, तो ऐसे कभी भी वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये है लेकिन वाइब्रेशन का ये है, तो ये वाइब्रेट थोड़ी ना करेगा। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ वाइब्रेशन दोनों कोइंसाइड करनी चाहिए तभी वो वाइब्रेशन पॉसिबल है। सो ये वो पॉसिबिलिटी नहीं थी, सिर्फ पॉसिबिलिटी ये दोनों की थी। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर 1 क्वाड्रोपोल फोनॉन वाइब्रेशन बोलेगा आप लोगों को, तो उसमें सिर्फ लैम्डा इक्वल्स टू 2 आएगा, मतलब उसमें सिर्फ एक ही स्टेट पॉसिबल है, दैट इज 2+। अभी इसमें बोल देगा कि 2 क्वाड्रोपोल फोनॉन बोल देगा, तो आप लोग 2 लैम्डा लोगे, लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2 एंड लैम्डा 2 इक्वल्स टू 2। और ऐसे हम टेबल बनाते हैं ना, जब हम एलिस कपलिंग और जेजेब कपलिंग करते हैं, क्या कहते हैं,
-2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2 और फिर इसका यूज करके हम डायगोनल वाला जो रहता है उसको लेते हैं। सो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स आते हैं, वैसे यहाँ पे होता है। सो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि वन क्वाड्रुपल फोनॉन के लिए स्टेट क्या होगा, तो वन क्वाड्रुपल फोनॉन के लिए लैम्डा इक्वल्स टू 2 होगा। इसकी जगह अगर 2 बोलता ना तो लैम्डा की मल्टीपल वैल्यूज आती। ठीक है, नेक्स्ट है a nucleus decay by an emission of gamma ray from excited state of spin 2 plus to ground state with spin 0 plus। क्या बोल रहा है, 2 प्लस से 0 प्लस में डिके किया by emitting gamma ray, है ना। सो कौन सा होगा, सो नो चेंज इन पैरिटी, यहाँ पैरिटी चेंज नहीं हो रही है ना, नो चेंज इन पैरिटी। सो क्या होता है हमारा J2 माइनस J1 ही लेते हैं हम, है ना, 2J2 प्लस J1। तो यहाँ पे एक ही टर्म है तो यहाँ से 2 ही अराइज होगा, है ना, नहीं J2 माइनस, हाँ तो एक की वैल्यू 2 दी हुई है, दूसरे की वैल्यू 0 दी हुई है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रिजल्टेंट जाएगा 2, और वो 2 जो रिजल्टेंट आ रहा है, अब क्योंकि नो चेंज इन पैरिटी है सो इधर इलेक्ट्रिक वाला टर्म आएगा, तो यहाँ पे E2 होगा। अब E1 होता तो ये क्या होता, इलेक्ट्रिक डायपोल होता, इलेक्ट्रिक डायपोल होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल एग्जिस्ट करता है। और E2 है तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल। देखो यहाँ पे E2 वगैरह नहीं दिया, यहाँ पे नाम दे दिया, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। सो ये क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू परमिट बीटा प्लस डिके द एटॉमिक मास एनर्जी डिफरेंस मस्ट बी एटलीस्ट। अब जब बीटा डिके होता है ना, बीटा डिके प्लस में क्या होता है, एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, एक बीटा पार्टिकल निकलता है और न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है, इट मीन्स हमारा मास नंबर तो वही है हमारा, ये कम हो जाता है, और एक बीटा पार्टिकल निकलता है और एक न्यूट्रिनो निकलता है। अब क्यू वैल्यू निकालेंगे, सो क्यू वैल्यू क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। सो मास ऑफ रिएक्टेंट में क्या करेंगे, मास ऑफ एक्स, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, है ना, न्यूक्लियस एक्स के न्यूक्लियस का मास। सो टोटल एक्स का मास मुझे पता है, उससे मैं इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस कर दूंगी तो न्यूक्लियस का निकल जाएगा। ठीक है, सेम चीज मैं यहाँ करती हूँ, मैं y का मास मुझे पता है, उससे मैं किसको माइनस कर देती हूँ, माइनस माइनस ऐसे लिख देती हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, z माइनस 1 me। ठीक है, सॉरी प्लस माइनस, और माइनस मास ऑफ बीटा पार्टिकल तो उसी के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, और पॉजिट्रॉन का जो है, सॉरी न्यूट्रिनो का जो है वो मासलेस क्वांटिटी है, ऐसा हम बोलते हैं, है ना, मासलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, सो इसको ओपन करेंगे तो ये एम वाई माइनस माइनस प्लस जेड एम ई माइनस एम ई माइनस एम ई इंटू सी स्क्वायर। सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2me इंटू सी स्क्वायर। अब हमको क्या बोल रहा है कि अपने आप अगर डीके होना है, परमिट क्या करना है कि हमारा बीटा डीके हुए, सो क्यू वैल्यू की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, मीन्स पॉजिटिव, तभी तो स्पॉन्टेनियस होगा और परमिट करेगा, है ना। सो एम एक्स माइनस एम वाई सी स्क्वायर माइनस 2me सी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2me सी स्क्वायर। मतलब अगर हमको बीटा प्लस का एमिशन चाहिए तो हमारा जो है एटॉमिक मास के एनर्जी का डिफरेंस, यहाँ पे ये जो एम एक्स और ये एम वाई, ये क्या है, ये एनर्जी ही तो है ना, एम सी स्क्वायर। सो इनके डिफरेंस एटलीस्ट किसके इक्वल होना चाहिए, 2me सी स्क्वायर के। देखो एटलीस्ट बोला, मस्ट भी एटलीस्ट इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो भी हो जाएगा,
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाइड्रोजन का। यहाँ बोल रहा है कि फॉर हाइड्रोजन आइसोटोप द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस विथ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन क्या होता है? मिक्सिंग, है ना। और फिजन होता है टूटना। सो दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होंगे और एक तीसरा न्यूक्लियाई बड़ा बनाएंगे। सो अब इनको फ्यूज होना है। सो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, ये कभी भी बैरियर नहीं बनेगा, ये हमेशा सपोर्ट करेगा न्यूक्लियर फ्यूजन को, फ्यूजन को। लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, सो इनके बीच में हमेशा एक रिपल्सिव फोर्स भी काम करेगा, है ना। रिपल्सिव फोर्स भी काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ही जो है इनकी प्रोबेबिलिटी को मिनिमाइज करे। इसलिए फ्यूजन जो है ज्यादातर लाइटर न्यूक्लियाई में देखने को मिलता है और फ्यूजन ज्यादातर हैवी न्यूक्लियाई में देखने को मिलता है। क्योंकि हैवी न्यूक्लियाई में फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होता है। न्यूक्लियर स्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा? मान लो ये इसमें Z1 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसमें Z2 नंबर ऑफ प्रोटॉन है। Z1 इंटू Z2 ई स्क्वायर अपन दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस है। क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कैसे करेगी? प्रोबेबिलिटी कैसे डिक्रीज करेगी? प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करेगी, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? Z1 और Z2 के प्रोडक्ट के। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ आया? अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिर इसके बाद हमारा एमपी सेट 2022 के फिजिक्स का डिटेल सॉल्यूशन ही खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियन न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियन न्यूक्लियर रिएक्शन याद रखना मोस्टली जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिएक्ट करके प्रोटॉन प्रोटॉन और पाइनॉट बनाते हैं। यही प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्ट करके प्रोटॉन प्रोटॉन पाइनॉट प्लस पाइनॉट भी बनाते हैं। यही प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्ट करके P+N+5+ भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियन न्यूक्लियन इंटरेक्शन या रिएक्शंस हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एनर्जी और चार्ज कंजर्वेशन तो होता ही है। ये कब होगा बोल रहा है? जब एनर्जी और चार्ज कंजर्वेशन की वजह से क्या होगा, क्या प्रोड्यूस होगा? बोलता है सिर्फ ऑड नंबर ऑफ मेसन्स, इवन नंबर ऑफ मेसन्स, एनी नंबर ऑफ मेसन्स, एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का तो काम ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो निकलते ही नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन है। यहाँ निकलते हैं मेसॉन्स, मेसॉन्स में भी पायॉन्स निकलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कितने निकले? एक। इसमें कितना निकला? दो। इसमें कितना निकला? एक। तो ऑड भी निकल सकता है, इवन भी निकल सकता है। इट मीन्स कोई भी नंबर ऑफ मेसॉन जो है निकल सकता है जब न्यूक्लियन न्यूक्लियन रिएक्शन होता है और उसमें एनर्जी और चार्ज का कंजर्वेशन होता है। तो कितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियन मेसॉन्स जो है वो निकल सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस कंप्लीट सीरीज। हमने इसमें बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया है कि MP 2022 में जो फिजिक्स का पेपर आया था उसका कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। एक बार और आप लोगों के रिपीट कर देती हूँ कि MP सेट 2025 जो आप लोगों का होने वाला है उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज हम लेके आए हैं, जिसमें हम टेस्ट सीरीज के साथ साथ उस टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, प्लस वीकेंड्स में आप लोगों के लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस रखेंगे, है ना। और आप लोगों के ऑन डिमांड या आप लोगों के डिपेंडेंसी में कि हाँ मैडम इस टॉपिक का एक दो ये टॉपिक हमको समझा दीजिए। हम जो डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे उसमें मैं आप लोगों को वो भी समझाऊंगी। और ये सारी चीजें सिर्फ टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड है, ये कोर्स नहीं है, ये टेस्ट सीरीज है जिसमें यूनिट वाइज टेस्ट भी है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है
और अभी आप लोगों के पास जो टाइम बहुत कम है, इस टाइम में टेस्ट के थ्रू आप अपने लूप होल्स को ढूंढेंगे, वो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ताकि आप लोगों को पता रहे कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, क्योंकि टेस्ट के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करने का अभी हमारे पास राइट टाइम है। अगर हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा होता तो हम पूरा थॉरोली सिलेबस करते, सारी चीजें करते, फिर अप्लाई करते, बट अभी टाइम कम है, तो हमको टेस्ट के थ्रू देखना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या हमको चीजें समझ नहीं आ रही है। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में मतलब स्टार्टिंग वीडियो में भी ये सारी चीजें बताई थी, अभी भी बता रही हूँ, और इसको जल्द से जल्द एनरोल करेंगे, क्योंकि इसका सीक्वेंस एक हम एक क्यू में चलेंगे, है ना। मान लो कोई बच्चा मान लो सोचता है कि मैं दिसंबर में ज्वाइन कर लेता हूँ, तो पूरा नवंबर का टाइम तो चला गया, फिर वो सिंक नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 5 से 10 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके होंगे, तो फिर वो सिंक कैसे करेगा। ठीक है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करेंगे ताकि सिंक नहीं टूटेगा आप लोगों का। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आगे का सेशन क्या रखेंगे, आप लोग चाहते हैं कि हम और क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करें, 2024 का एमपी सेट का पेपर सॉल्व, उसका डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं, या आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक का लेक्चर चाहते हैं, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी ऑन डिमांड में जो है यूट्यूब में फ्री में आप लोगों के लिए सारी चीजें लेके आएंगे। ओके, थैंक यू वंस अगेन, बाय।